हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ यूजीसी नेट ज्योग्राफी विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिस्कशन कर रहे हैं। यानी विगत वर्षों में भूगोल के वे कौन से प्रश्न थे जो पूछे गए हैं यूजीसी नेट की परीक्षा में। इसमें भी एक खास सेगमेंट पर हम चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी से यूजीसी नेट के एग्जाम्स में पिछले वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम यहाँ लेकर आएंगे, उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, उन प्रश्नों के सही जवाब क्या हैं ये भी देखेंगे। साथ में उससे रिलेटेड और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं, वह कंसेप्ट क्या है, इसे भी थोड़ा थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ध्यान रखिएगा, पीवाईक्यू डिस्कस करना यहाँ हमारा मुख्य उद्देश्य है, यानी विगत वर्षों के प्रश्न। चलिए देखते हैं। प्रश्न है जिसमें निर्देश दिया गया है कि एक आपको गद्यांश लिखा है, इस गद्यांश के आधार पर 5 प्रश्न आगे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न क्या है कि अगले 5 प्रश्नों के लिए यह गद्यांश है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश पढ़ते हैं। जोखिम 2 घटकों का उत्पाद है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, गद्यांश किसके बारे में है। जैसे ही हमने पढ़ा उसमें लिखा है जोखिम। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, जोखिम 2 घटकों का उत्पाद है। क्या क्या पढ़ते हैं। खतरा, ये मतलब इसका एक घटक हो गया। ठीक है, खतरा जिसे एक प्रदत्त समयावधि के अंदर विशिष्ट घटनाओं के घटित होने की संभावना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, और इसका परिणाम जिसे विशिष्टता जीवन के नुकसान या हानि की लागत के रूप में मापा जाता है। जीवन में कितना हानि नुकसान हुआ, ठीक है, इसके आधार पर जोखिम या खतरा को हम मापते हैं। ठीक है, अनेक पर्यावरणीय और मानवीय कारक भूस्खलन खतरे की स्थिति पैदा करते हैं जो सैद्धांतिक रूप से ढलान या भूवैज्ञानिक तंत्र अस्थिरता द्वारा निर्धारित की जाती है। यानी कि कितना खतरे की स्थिति कैसी है, जो पर्यावरणीय और मानव के द्वारा खतरा उत्पन्न होता है। ठीक है, इन कारकों की वजह से जो भूस्खलन खतरे की स्थिति पैदा होती है, जो किन सिद्धांतों, तो ध्यान रखिएगा, ढलान और भूवैज्ञानिक तंत्र अस्थिरता द्वारा निर्धारित की जाती है। इन उपक्रमात्मक कारकों में ढलान ज्यामितीय, जल विज्ञान यानी सतह भूजल, मृदा के प्रकार, अंतर्निहित भूविज्ञान, वनस्पति और ढलान भार समाविष्ट हैं। यानी ध्यान रखिएगा कि इन उपक्रमात्मक जो कारक हैं इनमें ये सारी चीजें शामिल हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है कि ये सारी चीजें सम्मिलित है। जल विज्ञान संबंधी प्रक्रियाएं, यानी जल विज्ञान से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं। ध्यान रखिएगा, जल विज्ञान संबंधी प्रक्रियाएं जैसे रंध्र दबाव तथा ढाल के अंदर भूजल स्तरों के रूप में भूस्खलन उपक्रमात्मक कारक तथा वर्षा, ध्यान रखें वर्षा भी इसमें शामिल है, तथा वर्षा अंतःस्यंदन एवं रंध्र दबाव परिवर्तनों के कारण भूस्खलन विमोचक कारक दोनों रूपों में ढाल की स्थिरता पर महत्वपूर्ण एवं गत्यात्मक प्रभाव डालते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें अन्य जो कारकों के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें एक जल विज्ञान संबंधी कारक के बारे में चर्चा की गई है, और उसमें क्या क्या है, रंध्र दबाव, ढाल के अंदर भूजल स्तरों के रूप में जो भूस्खलन है, उसके अलावा भूस्खलन के उपक्रमात्मक कारक, वर्षा, इनके बारे में चर्चा की गई है। फिर अंतःस्यंदन एवं रंध्र दबाव परिवर्तनों की वजह से और क्या क्या है, ये सारी चीजें शामिल इसमें किया गया है। ठीक है, ढलान सामग्री के जल विज्ञान संबंधी लक्षणों के आधार पर, यानी जो ढलान से जुड़ी हुई सामग्री है उसमें जल विज्ञान संबंधी लक्षणों के आधार पर नमी की मात्रा तथा रंध्र जल दबाव में वृद्धि असफलता के बिंदु तक ढाल की यांत्रिक शक्ति को कम कर सकती है। यानी ढाल की यांत्रिक शक्ति मतलब भौतिक शक्ति, ढलान, ताप, दाब, इनकी वजह से जो भी घटनाएं वहां घटित होती है। ठीक है, भूस्खलन का परिणाम, भूस्खलन की प्रकार एवं प्रबलता, ध्यान रखिएगा, भूस्खलन की परिणाम, भूस्खलन की प्रकार एवं प्रबलता, अभिस्थापन या आगे बढ़ने की प्रक्रिया यानी रनआउट, जो दर, गमन दूरी तथा मलबे का आयतन यानी खतरे के पद चिन्ह, मलबे का आयतन यानी कहां तक इसका विस्तार होगा, द्वारा निर्धारित करती है। ठीक है, अब अगले, इस पर तथा प्रभाव क्षेत्र के भीतर अवयवों की
आरक्षिता यानी कहां पर उसका एक्सपोजर हुआ, ठीक है, एवं भेद्यता पर निर्भर करता है, ठीक है। इसके अलावा लिखा है कि भूस्खलन भवनों अवसंरचना, यानी जो भूस्खलन होती है, भूस्खलन की घटना घटित होती है, भूस्खलन यानी क्या, मलबे का अचानक से नीचे की ओर गिर जाना, है ना। तो उसमें भूस्खलन की वजह से क्या हो रहा है, भवनों अवसंरचना तथा फसलें यहां नष्ट हो जाती हैं, ठीक है, या जमींदोज कर सकता है, यानी ये जमीन के अंदर धंस सकती हैं भूस्खलन की वजह से। परिवहन संपर्क, जल एवं विद्युत आपूर्ति बाधित कर सकता है तथा प्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था को भारी हानियां पहुंचा सकता है। तो बेसिकली जो मानव की गतिविधियां, पर्यावरणीय गतिविधियां हैं, उनकी वजह से जो भूस्खलन की घटना है, इसके बारे में ये गद्यांश बता रहा है। और इसमें भी इसके जोखिम के जो घटक हैं इनके बारे में चर्चा की गई है। खतरा कैसे आएगा, किन समयावधि की वजह से, और क्या क्या यहाँ स्थितियां उत्पन्न होंगी, कौन सी क्रियाएं यहाँ काम करेंगे, इसके बारे में क्या पूरा का पूरा गद्यांश है। अब हम प्रश्न पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है पहला प्रश्न। प्रश्न है, भूस्खलनों के खतरों के पदचिन्ह से आपका क्या आशय है। खतरों के पदचिन्ह की मतलब यहां पर स्पष्ट रूप से बात की गई है। जब भी खतरों के पदचिन्ह की बात आएगी, मतलब आखिर जो मलबे का आयतन है, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, खतरे के पदचिन्ह। देखिए आपने देखा होगा आपके गद्यांश में है खतरे के पदचिन्ह, इसका मतलब कि जो गमन दूरी, मलबे का जो आयतन है वह कहां तक फैला है, यही निर्धारित करता है खतरों के पदचिन्ह, ठीक है। तो देखिए भूस्खलन के बारे में पहला प्रश्न क्या है कि खतरों के पदचिन्ह से आपका क्या आशय है। अब देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, अभिस्थापन की प्रक्रिया, आर्द्रता की मात्रा में वृद्धि, भूस्खलन द्वारा उत्प्रेरित मलबे की मात्रा और गमन दूरी, क्षेत्र का जल विज्ञान संबंधी गुण। अगर आपको पदचिन्ह मतलब कि कहां तक यह विस्तारित हुआ इसके बारे में पता करना है, इसका मतलब क्या है कि भूस्खलन द्वारा जो उत्प्रेरित मलबा है उसकी मात्रा कितनी है और वह कितनी दूरी तक जा सकता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है, जो कि आपके इसमें लिखा हुआ है, ये खतरे के पदचिन्ह के बारे में कि यहाँ गमन दूरी, दर, मलबे के जो पूरा आपके पास कितना एक्सपोजर जो पूरा प्राप्त हुआ है, और इस मलबे का आयतन कितने विस्तार तक जा सकता है ये, ठीक है। अगला मतलब इसकी कितनी मात्रा ये समाहित कर सकता है, आयतन का मतलब तो यही होता है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूस्खलन का परिणाम, परिणाम मतलब लास्ट में आपको क्या प्राप्त हुआ, ठीक है। तो भूस्खलन का परिणाम मुख्यतः निर्भर करता है, यानी कि ऐसी कौन सी चीजें हैं, जैसे मलबा बहुत तीव्र गति से नीचे की ओर गिरा, या भूस्खलन का प्रकार कौन सा है, क्या यह बहुत बड़ी मात्रा में आया है जिससे बहुत बड़ा क्षेत्र प्रभावित होगा, ये इसका परिणाम होगा। तो भूस्खलन के परिणाम की निर्भरता किस चीज पर है, हम हमारे ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए बी सी डी है। ऑप्शन ए है भूस्खलन के प्रकार और तीव्रता पर, बी है भूस्खलन की कम तीव्रता और कम आवृत्ति पर, सी भूस्खलन के घटित होने के स्थान और समय पर, और ऑप्शन डी है क्षेत्रखंड की अस्थिरता और ढलान भार पर। यह प्रश्न मार्च 2023 में ही पूछा गया था, जिसमें ये पांचों प्रश्न समाहित थे, एक गद्यांश था इसी के आधार पर, ठीक है। अब देखिए यदि भूस्खलन के परिणाम की बात की जाए, भूस्खलन के परिणाम की बात की जाए तो यह ध्यान रखना है कि आप भूस्खलन के परिणाम को कैसे पता कर सकते हैं। कोई भूस्खलन है या बहुत तेजी से मलबा नीचे की ओर एकदम गिर गया है, ठीक है, तो वहां पर क्या परिणाम होंगे ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि भूस्खलन किस प्रकार का है। यदि ये बहुत विशाल बहुत बड़ा है तो उस कितना क्षेत्र वह कवर कर जाएगा, कहां तक उसकी पूरी जो वो है तीव्रता है, आप कह सकते हैं कि भूस्खलन की तीव्रता कितनी तेजी से रही है, क्या उसकी तीव्रता रही है, किस तीव्रता के साथ भूस्खलन आया है और उसका प्रकार क्या है, यह डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा जब भी भूस्खलन के खतरे की स्थिति की आएगी या इसके जब हम परिणाम की बात करेंगे कि आखिर इसका परिणाम क्या हो सकता है, तो हमें पता करना होगा सबसे पहले कि ये किस पर निर्भर करता है, भूस्खलन के प्रकार और तीव्रता पर। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ढलान स्थिरता पर किस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण और गत्यात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। महत्वपूर्ण एक तो इंपॉर्टेंट भी होना चाहिए, गत्यात्मक यानी गतिज, जहां पर गतिज ऊर्जा काम करे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने वाली चीजें, गत्यात्मक प्रभाव इसी के लिए यूज किया गया है।
हमारे पास ऑप्शन है ए अधस्थ भूविज्ञान, बी ढलान ज्यामिति, सी ढलान पर भार और डी जल विज्ञान संबंधी प्रक्रिया। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है, ढलान स्थिरता, यानी जो भूस्खलन आया वहां पर जो ढलान की स्थिति है, इसकी स्थिरता के बारे में पूछा जा रहा है कि इस स्थिरता पर किस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण और गत्यात्मक प्रभाव पड़ता है। देखिए हमारे पास ऑप्शन है, अगर हम देखें ढलान की स्थिरता के बारे में, गद्यांश में इस पर ठीक तरीके से बात की गई है। क्या कहा गया है कि किसी क्षेत्र में ढलान की जो स्थिरता है वहां पर इन चीजों का प्रभाव पड़ता है, जिसमें जल विज्ञान संबंधी प्रक्रियाएं भी शामिल है, जैसे रंध्र दबाव तथा ढाल के अंदर देखिए ढाल की स्थिरता, इसलिए इसमें क्या लिखा गया, ढाल के अंदर भूजल स्तरों के रूप में भूस्खलन, उपक्रमात्मक कारक, वर्षा तथा अंतः स्यंदन एवं रंध्र दबाव परिवर्तनों का इस पर क्या प्रभाव है। तो ध्यान रखिएगा, जब ढलान के बारे में चर्चा की गई तो ये ढलान की स्थिरता के बारे में है, और ढलान की स्थिरता, ध्यान रखें, ढलान की स्थिरता पर जो महत्वपूर्ण गत्यात्मक प्रभाव डालता है, लिखा है महत्वपूर्ण गत्यात्मक प्रभाव डालता है, वह क्या है, जल विज्ञान संबंधी प्रक्रियाएं। तो यहां इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह होगा जल विज्ञान संबंधी प्रक्रियाएं, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है, जबकि इनके बारे में चर्चा यहां नहीं की गई है, क्योंकि ढलान स्थिरता पर सबसे ज्यादा प्रभाव जल विज्ञान संबंधी प्रक्रिया का ही पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भूस्खलन की घटना को उत्प्रेरित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी भूस्खलन की घटना किन कारणों की वजह से और उत्प्रेरित हो जाती है। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन क्या है, ढलान ज्यामिति, मृदा का प्रकार और ढलान भार, बी है वर्षा, भूकंप और भूजल में परिवर्तन, सी है जल विज्ञान, अधस्थ भूविज्ञान और वनस्पति, डी है ढलान ज्यामिति, वर्षा और मृदा का प्रकार। देखिए जब भी भूस्खलन की घटना को प्रेरित करने वाले कारकों के बारे में प्रश्न पूछा जाए, सबसे पहले गद्यांश को फिर से पढ़िएगा। यहां फिर से पढ़ने का मतलब है कि देखिए क्या लिखा गया है, देखिए पढ़िए, भूस्खलन को प्रेरित करने वाले कारकों में वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी क्रिया, भूजल में परिवर्तन, अपर्दन या नीचे से कटाव एवं मानव गतिविधियां आदि शामिल हैं। देखते हैं हमारे पास ऑप्शन में ये कहां पर है, ढलान ज्यामिति, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, वर्षा, भूकंप और भूजल में परिवर्तन, बिल्कुल ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। यहां ना तो सी ना ही डी इस प्रश्न का सही जवाब है, तो ऑप्शन बी क्या है, इस प्रश्न का सही जवाब है कि भूस्खलन की घटना को उत्प्रेरित करने वाली कारकों में वर्षा, भूकंप, भूजल एवं भूजल में होने वाले जो परिवर्तन है वह शामिल है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भू आकृतिक जोखिम को परिभाषित किया जाता है। हमारे पास देखिए ऑप्शन क्या है, ए प्रदत्त स्थल और अनावृत यानी एक्सपोजर में खतरा, बी प्रदत्त समय तथा अनुकूलन में खतरा, ठीक है, सी प्रदत्त समय में चरम घटना के घटित होने की संभावना तथा जानमाल की हानि, और डी प्रदत्त समय में भेद्यता और खतरा घटित होना। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न में है भू आकृतिक जोखिम, यानी पृथ्वी पर ऊपर सतह पर जो आकृतियां बनी हैं, भू आकृति, उच्चावच है, उनमें जो जोखिम है उनकी परिभाषा को कैसे परिभाषित किया जाता है। तो अभी हमने इसकी बिल्कुल पहली लाइन ही देखी थी, जोखिम दो घटकों का उत्पाद है, ठीक है। अब ध्यान क्या रखना है कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कारक की बात की जाती है कि किन वजहों से, तो समयावधि के अंदर विशिष्ट घटना के जो घटित होने की बात हमने देखा उसमें कितनी संभावना हो सकती है, हम इसके रूप में इसे परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन जब प्रश्न आएगा कि ध्यान रखें प्रश्न में कि जब पूछा जाए कि भू आकृतिक जोखिम की क्या परिभाषा है, इसका मतलब है कि किसी खास समय में, मान लीजिए आपके पास जो कोई यहाँ पे समय है, कोई भी समय, इस खास समय में कैसी चरम घटना घटित हुई, कैसी चरम घटना घटित हो सकती है, इस चरम घटना के घटित होने की संभावना क्या होगी। मान लीजिए भूकंप आया, यहां पर भूस्खलन की चर्चा की गई है, मान लीजिए भूकंप आया, तो इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे स्थान में एक प्रदत्त समय में
अगर भूकंप आता है तो इस भूकंप के घटित होने की कितनी संभावना है, क्या संभावना है, और इस भूकंप के आने से उस पूरे क्षेत्र में कितनी जान माल की हानि हो सकती है, इसको परिभाषित करते हैं किसी भी भू आकृतिक। अब देखिए, भू आकृतिक यदि जोखिम है, इसका मतलब ये क्या हो सकती है, भूस्खलन हो सकती है, कुछ भी सुनामी भी हो सकती है, जिससे बहुत आसपास हानि हो जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब हम बात करेंगे भू आकृतिक जोखिम के बारे में, तो भू आकृति चूंकि जो आकृतियां बनी हैं उनका यहाँ पर क्या होगा, वे आकृतियां यहाँ नष्ट होंगी जब इस प्रकार के जोखिम आएंगे, और ये नष्ट होंगे तो आसपास के क्षेत्र में क्षति या हानि भी पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें, हम जब डेफिनेशन लिखते हैं, इनकी परिभाषित करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में यदि इस समय में या उस प्रदत्त समय में किसी भी प्रकार की भू आकृतिक जोखिम होगी तो उस एरिया को कितनी हानि हो सकती है, इसे पहले से प्रेडिक्ट करना होता है ना, संभावना के तौर पर देखना होता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह संभावना वाला ऑप्शन होगा कि प्रदत्त समय में चरम घटना के घटित होने की क्या संभावना होगी और उससे कितनी जानमाल की हानि हो सकती है, यानी ऑप्शन सी ही इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि भू आकृतिक जोखिम को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इसकी वजह से उस पूरे क्षेत्र में जो जानमाल की हानि होगी वे कितनी हो सकती है और इस पूरी घटना के उस पूरे क्षेत्र में घटित होने की क्या संभावना होगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या है, सही जवाब है। तो इस तरीके से हमने इस गद्यांश को हल करने की कोशिश की। आप जब इस प्रश्न को हल करिएगा तो एक बार गद्यांश को फिर पढ़िएगा। जब आप एक बार दो बार गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको आसानी से प्रश्न भी समझ में आ जाएंगे और आप इन प्रश्नों को आसानी से हल भी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक आप सभी पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।